दिल नाउम्मीद ही तो है, नाकाम तो नहीं, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक से रिलेटेड सभी प्रकार के न्यूमेरिकल, है ना। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, आपको लग रहा है कि टफ है, कठिन है, अपवर्तनांक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल, आज की क्लास अगर आपने पूरा देख लिया कंप्लीट ना, तो इससे रिलेटेड सभी प्रकार के न्यूमेरिकल बड़े आसानी से आप लगा पाओगे। बस कंडीशन ये है कि आप क्रम से देखते जाइए और जो चीज़ें हैं उसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए समझते हैं। पहले तो निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में आती है, वायु से किसी माध्यम में आती है। अब वो किसी माध्यम कौन सा माध्यम हो सकता है? वो हो सकता है निर्वात। निर्वात ये माध्यम के अंतर्गत नहीं आता, याद रखिए, ये माध्यम के अंतर्गत नहीं आता। माध्यम के अंतर्गत मतलब निर्वात मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो माध्यम की कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब अगला माध्यम आपका आता है वायु। वायु जो है इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, ये विरल होता है, और जल के कण थोड़ा पास पास होते हैं, ये उससे सघन है, और इसके कण कांच के और ज़्यादा पास हैं तो ये सघन और ज़्यादा सघन है। हीरे के कण और पास पास, ये सबसे सघन है। ठीक है, तो यदि हीरे की बात करें ना तो हम दिखाएंगे डायमंड से, डी से। ठीक है, किससे दिखाएंगे? डी से। यदि डी लिखेंगे तो जान जाइए कि वो डायमंड की बात हो रही है। बुक में भी इसी प्रकार से होगा। और यदि कांच यानी ग्लास की बात हो रही है तो वहाँ जी लिखा होगा। जल की बात हो रही है तो वाटर, ठीक है, डब्ल्यू। और कहीं कहीं जो है ना लिक्विड यल भी मिल जाता है। ठीक है, लिक्विड यानी यल से भी दिखा देते हैं, कोई लिक्विड हो, जल के अलावा कोई दूसरा। और इसके अलावा वायु को ए से एयर दिखाएंगे। ठीक है, तो जहाँ भी ए की बात हो तो तुरंत जान जाइए वायु की बात हो रही, डब्ल्यू के लिए जल, जी के लिए कांच और डी के लिए हीरे की बात हो रही। ठीक है, अच्छा, ये माध्यम है, इन्हीं माध्यमों में प्रकाश गति करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक का भी हमने बताया क्या कि प्रकाश की किरण जब वायु से किसी माध्यम में आती है तो वो वायु के सापेक्ष निरपेक्ष, वायु से जब किसी माध्यम में आती है तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। जैसे हम कहें यन जी मतलब ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्या ये? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यन डब्ल्यू क्या है? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यन डी क्या है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। सही है ना। अब देखिए, ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक यदि कहा जा रहा है तो प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है कांच में? वायु से। तो पहला माध्यम इसमें वायु हो सकता है, याद रखिए। जो आगे लिखा जाए वो पहला वाला माध्यम होता है, ये होता है दूसरा वाला माध्यम। वायु से कांच में आ रही है। यदि फिगर से हम इसको देखें तो इस प्रकार से हो सकता है। ऊपर ये पहला वाला माध्यम क्या है? पहला वाला माध्यम जो है वो वायु है, पहला वाला माध्यम वायु है, दूसरा वाला माध्यम कांच है। तो हम लोग पिछले वीडियो में या कल पढ़ चुके हैं क्या कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती तब विलंब के पास हो जाती है, और जब सघन से विरल में जाती तब विलंब से दूर हट जाती। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से यदि आएगी तो क्या होगा? अविलंब के पास हो जाएगी, ये अपवर्तित किरण हो गई। ये आपतित किरण अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, ये रहा अपवर्तन कोण, इस प्रकार से बनता है। तो वायु से कांच में आ रही है ना, वायु मतलब एयर, कांच मतलब ग्लास, ऐसे समझिए। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यदि इतना दिखे आपको ना तो तुरंत ये चीजें आपके दिमाग में चल जानी चाहिए, क्या कि प्रकाश की किरण वायु में से होकर के कांच में आ रही है। पहला वाला माध्यम वायु है, दूसरा वाला माध्यम कांच है। प्रकाश की किरण मुड़ रही है, कहाँ पर मुड़ रही है? कांच में मुड़ रही है। तो अपवर्तनांक किसका होगा? कांच का अपवर्तनांक होगा। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। क्लियर है। अब इसी को देखिए दो शब्दों में हम कहते हैं, कैसे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या कहिए कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। क्लियर है। आगे बढ़िए। ये जल का अपवर्तनांक मतलब ये वायु के सापेक्ष, वायु से जल में आ रही है। अगर कुछ नहीं पता है ना तो ये पहला माध्यम वायु मान लीजिए, तो ये हो गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, या सीधे सीधे आप कह सकते हो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये क्या है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है ना। अच्छा, आगे बढ़िए। अब सापेक्ष अपवर्तनांक के अंतर्गत क्या होगा? जब प्रकाश की किरण किसी एक समांग पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो वो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। कैसे? मान लीजिए जल से कांच में आ रही है, जल से कांच में आ रही है, तो ये क्या हो गया? जल के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक, या यूं कहिए कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। क्लियर है ना। चलिए अब इस पर आधारित जो है हम लोग फार्मूला समझेंगे। सापेक्ष अपवर्तनांक में देखिए इसमें ना अपवर्तनांक का फार्मूला जो है वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के रूप में मिलेगा। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के रूप में मिलेगा। जैसे इसी फिगर में यहाँ पे हम देख लें, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ध्यान से देखिएगा, वायु से कांच में आ रहा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा साइन आई बटे साइन आर। तो ये तो भैया यही जो है साइन आई अपान साइन आर, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध हो गया। और इसी को भैया कौन सा किसका नियम कहते हैं? स्नेल का। बहुत बढ़िया। ये क्या है? स्नेल का यही नियम है। स्नेल का नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या, ध्यान दीजिए, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए आपतन कोण की ज्या ये हो गई, अपवर्तन कोण की ज्या ये हो गई, बटे लिखा है तो अनुपात कहोगे, यही किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्लियर है। और यही जो है या अपवर्तन का दूसरा नियम है। अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम है। ठीक है, इसको हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया। अभी फिलहाल अब आगे देखेंगे। वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन आई अपान साइन आर होगा। आई कहाँ बनेगा? पहले माध्यम में, याद रखिएगा, पहले माध्यम में क्या बनेगा? आई। पहला माध्यम मतलब प्रकाश की किरण जहां से आ रही है। पहला माध्यम मतलब प्रकाश किरण जहां से आ रही है। दूसरा माध्यम मतलब जहां, जिसमें जा रही है, यानी जिसमें प्रकाश की किरण मुड़ रही है, जिसमें अपवर्तन हो रहा है, जिसमें बेंड हो रही है, जिसमें मुड़ रही है, वो दूसरा माध्यम होता है। ठीक है। दूसरे माध्यम में आई बनेगा कि आर? आर। कोई डाउट तो नहीं ना है? बहुत बढ़िया। चलिए अब फार्मूला हम देखते हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, बात किसकी है? वायु के सापेक्ष, तो AN W लिखेंगे इसको। अब ये हो गया। यदि आप लिखें साइन आई अपान साइन आर लिख सकते हो, तो हमेशा साइन आई अपान साइन आर ही होगा। आई कहाँ बनेगा? वायु में। आर कहाँ बनेगा? जल में। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके अलावा अपवर्तनांक के लिए फार्मूला समझिए ध्यान से। वायु का अपवर्तनांक पता हो और जल का अपवर्तनांक पता हो। ठीक है, तो जिसका अपवर्तनांक निकालना है ना, उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, तो जल के अपवर्तनांक को ऊपर लिखोगे आप, जल के अपवर्तनांक को ऊपर लिखोगे और वायु के अपवर्तनांक को नीचे। कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़िए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यदि लिखें ANG, और ये आएगा कांच का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा आगे बढ़िए। ये तो हो गया अपवर्तनांक के लिए। इसके अलावा दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल, देखिए दोनों माध्यम, ये वायु और कांच में अपवर्तन हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होगी। ये बताइए कि किसमें चाल ज़्यादा होगी? अभी कल ही बताया था। हाँ, वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल इससे कम होती है। तो सबसे कम प्रकाश की चाल किस माध्यम में होगी? इसमें से सबसे कम किस में होगी? हीरे में। हीरे में। ठीक है, जितने ज़्यादा सघन होता जाएगा उसमें चाल कम होती है। जैसे समझिए यहाँ पे कम लोग बैठे होते, हमको उधर जाना होता तो आराम से चले जाते। ज़्यादा लोग हैं तो समय लगेगा ना, चाल कम हो जाएगी। भीड़ ज़्यादा जहाँ है, भीड़ ज़्यादा कहाँ है? हीरे में। क्यों? क्योंकि इसके कण पास पास हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो। चलिए अब ये देखिए, चाल की बात चल रही है दोनों में। वायु में चाल, अब यहाँ पे भैया हम ऐसे लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और बटे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। तो जब चाल की बात होगी तो पहले माध्यम वाली चाल जो है उसको ऊपर लिखना होगा। अब इतनी कहानी ना लिख करके ना, हम चाल को एक लाइन में इस प्रकार से दिखाएंगे। देखिए चाल, यदि वायु में चाल हम देखें, हाँ वायु में चाल, तो इसको हम देख लेंगे इस प्रकार से। चाल को V से दिखा दीजिए, चाल को V से दिखा दीजिए और VA कह दीजिए।
VA अगर लिखे हैं तो इससे अनुमान लगा सकते हो ना कि वायु में चाल, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब भैया वायु में प्रकाश की चाल, अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा VA लिख दें, आसान रहेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो VA क्या है, वायु में प्रकाश की चाल। क्लियर। तो ये क्या है VW, फिर क्या है, आराम से, जल में प्रकाश की चाल। ये क्या है, जल में प्रकाश की चाल। और VG क्या बन जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। VD क्या बन जाएगा, हीरे में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, ये चाल की बात हो गई। इसके अलावा भाई ना तरंग दैर्ध्य देखना पड़ेगा। क्या, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य भी हमने बताया था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए प्रकाश जो है, अब आप बताएंगे धीरे धीरे, चिल्लाइएगा मत। प्रकाश जो है वो किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब तरंगे दो प्रकार से गति करती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो जो प्रकाश वाली तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, जिसमें तरंग के चलने की दिशा उनके कंपन की दिशा के लंबवत होती है। तरंग के चलने की दिशा उनके कंपन की दिशा के लंबवत होती है, वो अनुप्रस्थ होती हैं। और अनुदैर्ध्य क्या होती हैं, उनके चलने की दिशा कंपन की दिशा में होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ के खींच दीजिए तो कंपन इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, और वो चल कैसे रही है, इसी प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, कंपन इस प्रकार से हो रहा है और वो हिल कैसे रही, इसी प्रकार से। तो जिस दिशा में कंपन हो रहा है उसी दिशा में चल भी रही है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ में क्या होता है, कंपन की दिशा चलने की दिशा के लंबवत होती है। अब एग्जाम्पल कैसे समझोगे, जैसे प्रैक्टिकली ये जान लो कि शांत जल है ना, उसमें कोई कंकड़ फेंक दो ना, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार तो पानी मारोगे तो क्या होगा, वो क्या बोलते हैं, कंकड़ मारोगे वो ठहरे हुए पानी में, तो क्या होगा, तरंगें उत्पन्न होंगी ना, इस प्रकार से लहरें। समझ रहे। अब सुनो, ध्यान दो। अच्छा, एक और एग्जाम्पल आसान वाला। रस्सी के एक सिरे को कहीं बांध दिया जाए, दूसरे सिरे से पकड़ के झटका दिया जाए, तो वो ऊपर नीचे होके जाएगा आगे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ वाली रस्सी कूद के आगे चली जाएगी, हाथ में पकड़े हो, रस्सी यहाँ वाली तो यहीं रहेगी, लेकिन कंपन आगे बढ़ेगा। क्या होगा, वही कंपन आगे बढ़ेगा। और कंपन देखिए आगे बढ़ रहा है, और वो उसका कंपन किधर हो रहा है, तरंगें आगे बढ़ रही हैं, कंपन ऊपर नीचे हो रहा है। और ये है क्या, अनुप्रस्थ तरंगें। तो प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंगों के हिसाब से इसी प्रकार से चलता है। ठीक। अब ये मान लीजिए यहाँ से चला, अधिकतम विस्थापन देख रहे हैं, तरंगें इस दिशा में चल रही हैं और कंपन कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे ऐसे। तो एक तरफ अधिकतम विस्थापन शून्य, फिर विपरीत दिशा में विस्थापन, फिर शून्य, यहाँ तक एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर पूरा करने में ना जितनी दूरी तय करता है उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। तो ये तरंग दैर्ध्य है। और एक बात और हमने बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, याद है किसी को, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, बहुत अच्छे, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम। ठीक है, या इसके अलावा कभी कभी ऑप्शन में ऐसे ही दे देता है 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम। ठीक है, ये क्या होती है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक। अच्छा, एक बार बताइए, ये 8000 या 7800 एंगस्ट्राम जो है, ये किस रंग की तरंग दैर्ध्य है, ये लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग बार बार रिवाइज करते चलेंगे, चूँकि ऑब्जेक्टिव में जो है ये बहुत पूछा जाता है। तो तरंग दैर्ध्य की बात करें, तरंग दैर्ध्य को हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा। तो ये लैम्डा ए लिख दिए, तो ये क्या हो गया, वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है। अच्छा, ये लैम्डा डब्लू क्या है, जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। अच्छा, तो फिर कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगा, लैम्डा जी, सम्मान से इसको बोलिए लैम्डा जी। ठीक है, और यहाँ ये क्या है, लैम्डा डी। ये क्या, हीरे में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया हम जहाँ जरूरत पड़ेगी वायु में प्रकाश की चाल लिखने की, हम VA लिख देंगे। ठीक है, और यदि जरूरत पड़ेगी कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा जी। ठीक है, और यदि जल में प्रकाश के चाल की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, VW। कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब फार्मूला लिखते हैं फटाफट। ये इतनी बड़ी कहानी ना लिख करके देखिए, वायु में प्रकाश की चाल लिखने के लिए बस हम इतना लिखेंगे VA/V/W। वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अब तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य भी वही होता है, आगे वाला पहले वाले माध्यम, वायु में तरंग दैर्ध्य बटे जल में तरंग दैर्ध्य। ये बात समझ में आई भाई? समझ में आया? अच्छा जी, चलिए तो फिर अब दूसरा वाला यहाँ से इसको लिख के देखते हैं। ये AN/W। अब ये देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये क्या लिखा जाएगा? ANG। ये बराबर होगा, ध्यान से, ANG बराबर होगा NG बटे NA। पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अपवर्तनांक में पहले इतना बात याद रखिए, बस एक बार ध्यान से अगर समझ लिए तो सब आ जाएगा। क्या समझना है कि पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक नीचे लिखना है, और चाल और तरंग दैर्ध्य में पहले वाले माध्यम की चाल और तरंग दैर्ध्य को ऊपर लिखना है। चाल तरंग दैर्ध्य को ऊपर लिखना है, अपवर्तनांक में पहले वाला नीचे लिखना है। हो गया ना? चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे? वायु में चाल बटे कांच में चाल, और ये क्या होगा? वायु में तरंग दैर्ध्य बटे, हाँ, कांच में तरंग दैर्ध्य। आया? चलिए अब अगला वाला, ये वाला लिखिए। ये 4-5 हमने इसलिए लिख लिया यहाँ पे जिससे आपको ये प्रैक्टिस हो जाए पर्याप्त मात्रा में। चलिए अब ये क्या है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या बनेगा? WNG बराबर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसका है? कांच का। तो कांच का अपवर्तनांक आपको ऊपर लिखना है और जल का अपवर्तनांक नीचे। जिसका अपवर्तनांक हो उसको ऊपर। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ना, कांच का अपवर्तनांक ऊपर, जल का अपवर्तनांक नीचे। या दूसरे तरीके से हमने अभी बताया कि पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक आपको नीचे लिखना है और पहले वाले माध्यम की चाल और तरंग दैर्ध्य ऊपर लिखना है। तो लिख लीजिए फटाफट, क्या बनेगा? VW/VG। और तरंग दैर्ध्य कहाँ पे? जल में तरंग दैर्ध्य बटे कांच में तरंग दैर्ध्य। आया? चलिए अब तो समझ में आ गया ना। जल के सापेक्ष वायु का लिख लीजिए, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो ये बनेगा वायु का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। और चाल की बात करें तो जल में चाल बटे वायु में चाल। तरंग दैर्ध्य की बात करें तो जल में तरंग दैर्ध्य बटे वायु में तरंग दैर्ध्य। समझ में आया? तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा वीडियो रोक करके ये वाला खुद से लिखिए, उसके बाद हम लिख रहे हैं उसको मिला लीजिए, ठीक है? और ध्यान दीजिए इधर, जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे? आप बोलें, जल के सापेक्ष हीरे। ये हो गया। एक एक लोग बोलो, चलो बोलो क्या होगा, कितना लिखें? ND/NW। और चाल की बात करें तो VW/VD। बहुत अच्छे। और तरंग दैर्ध्य की बात करें तो λW/λD। आ गया ना? बस इतनी बात है भाई। तो देखिए जो न्यूमेरिकल आता है वो अपवर्तनांक, चाल और तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। अब फटाफट न्यूमेरिकल लगाइए भैया, फिर पता चलेगा। देखिए जब प्रकाश की किरण विलंब माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण, अपवर्तन कोण क्रमशः 45 अंश 30 अंश होते हैं। तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो पहले माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक तो हमेशा हम लोग निकालते हैं, है ना? ये रही प्रकाश की किरण, देखिए कहाँ जा रही है? विरल माध्यम से सघन। ये पहला वाला माध्यम जो है वो विरल है, दूसरा क्या है? सघन। तो विरल माध्यम से आ रही है ऐसे, तो सघन माध्यम अभिलंब के पास हो जाएगी। और यहाँ कोण बना है 45 अंश और यहाँ पे 30 अंश। तो हम जानते हैं विरल माध्यम के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक। लिख दें, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। अब ध्यान दीजिएगा, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक I और R दिया हुआ है, तो फार्मूला I और R वाला लगाना पड़ेगा, sin I/sin R। I का मान कितना दिया गया है? बहुत बढ़िया। पहले माध्यम वाला जो कोण होगा वो I होगा 45
और दूसरे वाले माध्यम का कोण 30 अंश। अब साइन 45 का मान 1/कैडी में 2 और साइन 30 1/2। अब इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, 1/कैडी में 2 और बटे में 1/2, यही ना है। अब ये देखिए पलट के गुणा हो जाएगा 2/1, तो 2/कैडी में 2 और कैडी में 2 से गुणा करके इसका परिमेयीकरण कर लीजिए भैया। तो 2 कैडी में 2/2, 2 से 2 कट गया, आ गया कैडी में 2, ये आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लगाइए। जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, एवं अन्य माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2। ध्यान से दीजिए, जल का वायु के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। फिर आगे कह रहे हैं एवं एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसके, वायु के सापेक्ष अन्य पदार्थ कांच मान ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मान लो यार, 5/2। ठीक, दूसरा माध्यम हम कांच मान लें या कुछ और मान लें, कहिए यस कर दें, यस यानी सब्सटेंस कर लीजिए। ठीक है, दूसरा माध्यम क्या हो गया, यस, तो ये बनेगा 5/2। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, या इसी को आप कह सकते हो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये क्या है, वायु के सापेक्ष उस पदार्थ का, सॉलिड का अपवर्तनांक, या सॉलिड, ठीक है, किसी ठोस पदार्थ का अपवर्तनांक कह रहे हैं। अच्छा, ये दो चीजें दी गई हैं, आगे क्या कह रहे हैं, तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का ठोस के सापेक्ष, ध्यान दीजिए, किसका अपवर्तनांक निकालना है, जल का अपवर्तनांक निकालना, किसके सापेक्ष, इस ठोस के सापेक्ष। ठीक, अब अपवर्तनांक की बात हो रही भैया, ठोस के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक लिखना है उसको तो ऊपर लिखोगे, यानी जल का अपवर्तनांक आपको ऊपर लिखना होगा और ठोस का अपवर्तनांक नीचे लिखना पड़ेगा। अब केवल अपवर्तनांक इसकी चले, तो पहला माध्यम हमने कहा कि वायु माना जा सकता है, तो यहाँ पे वायु लिख सकते हैं। अब वैल्यू रख दो भैया, ANW 4/3, ये रहा 5/2, तो ये आ गया 4/3 गुणो 2/5, तो ये आ गया 8/15। आया, बहुत बढ़िया। अगला लगाइए, वायु में प्रकाश की चाल, ध्यान दीजिए, तो वायु में तो VA लिख दे रहे हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और जल में प्रकाश की चाल VW कह दे रहे हैं, तो 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, एक बात हम और बताते चले, यहीं एग्ज़ाम में आपको लिखना है यदि, तो ये VA VW नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, और इसको लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल। यदि आपको जो है सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं एग्ज़ाम में और लास्ट टाइम में समय कम है, तो आप VA VW लिख दीजिए, पूरा नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं। यदि शुरुआत में आपके पास समय है तो लिख लीजिए, वैसे भी यहाँ से पढ़ रहे हो यदि आप अच्छे से, तो भाई आधे घंटे पहले ही पेपर कर लोगे, इतनी दिक्कत नहीं होगी। साइंस वाला तो आधे घंटे पक्का पहले कर लोगे। चलिए, तो वायु में चाल और जल में चाल, ये हो गया। आगे बढ़िए, फिर कह रहे हैं तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना, किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। लो भैया, जल का अपवर्तनांक। अब अगर कहा जा रहा है जल का अपवर्तनांक, तो प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, वायु से जल में आ रही, तो पहला माध्यम क्या बनेगा, वायु। अब बस वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अभी सभी फार्मूले हमने बताया कि अपवर्तनांक के लिए ये दूसरा वाला माध्यम ऊपर लिखना पड़ेगा, चाल और तरंग दैर्ध्य में पहला वाला माध्यम ऊपर लिखे जाएगा, है ना। तो क्या होगा, VA/VW, बस वायु में चाल बटे जल में चाल। तो वायु में चाल 3 × 10⁸ और जल में चाल 2.26 × 10⁸। तो ये 10⁸ जो है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये बचा 3/2.26। अब भैया 2 अंक पर दशमलव है, तो 100 से गुणा कर दीजिए, दशमलव हट जाएगा। 100 से यहाँ पे देखिए, चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, गुणे 100, तो ये बन जाएगा, ऊपर तो 300 बन गया, नीचे 100 से गुणा करिए, दशमलव हट गया। ठीक है, इसको काटना चाहें तो काट दीजिए, नहीं तो भाग दे दीजिए, जो आना है वो आ जाएगा, 1 दशमलव कुछ। ठीक है, भाग दे देंगे ना, या काटने की इच्छा है तो 150 और 113 आएगा, और फिर भाग दीजिए 150 में 113 से, कितना आएगा, जो भी आएगा 1 दशमलव कुछ करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए
सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका कितना आया आंसर। ठीक है, चलिए अगला लगाइए। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः है 1/3 व 1/2, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान समझिएगा, ये प्रश्न पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए वायु के सापेक्ष जल कह रहे हैं तथा कांच का मतलब वायु के सापेक्ष जल और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये दिया गया है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/3 और वायु के सापेक्ष इस कांच का अपवर्तनांक 1/2 ये दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। जल का कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। किसका अपवर्तनांक? जल का। तो ध्यान से समझिएगा, जल का अपवर्तनांक मतलब ये NW और किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तो GNW हमको निकालना है। बस समझ में आई? चलिए निकालते हैं GNW। तो अब बात अपवर्तनांक की है, तो पहले वाले माध्यम को नीचे लिखना पड़ेगा। तो कांच का अपवर्तनांक नीचे लिखिए और जल का अपवर्तनांक ऊपर। तो पहला वाला माध्यम वायु माना जा सकता है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब ये जल का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे रख देंगे। कितना? 1/3 और 1/2। अब यही सॉल्व करिए। 1/3 और ये 2/1, तो कितना आएगा? 2/3। ये हो गया भैया आंसर। ठीक है, ये रहा आंसर। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। हवा के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः ये दिया गया है, ज्ञात कीजिए ये दो चीजें। हवा के सापेक्ष जल, ध्यान दीजिए, हवा के सापेक्ष जल और फिर कांच, हवा के सापेक्ष कांच, ये अपवर्तनांक दिया है। तो पहले जल वाला फिर कांच वाला। देखिए वायु के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, फिर कांच का अपवर्तनांक। तो जल वाला अपवर्तनांक ये हो जाएगा 4/3 और कांच वाला अपवर्तनांक 3/2। ठीक है, ये समझ में आ जाए तो भाई जो लोग देख रहे हैं ना, वीडियो को रोक करके फिर आगे खुद से सॉल्व करिए। फिर हम तो सॉल्व कर ही रहे हैं। जब खुद से प्रयास करोगे तो आसानी से और आसानी से समझ में आएगा। पहला पॉइंट क्या कहा जा रहा है? कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ये निकालना है। और दूसरा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये दो चीज़ें निकालनी। तो चलिए एक एक याद करते हैं फटाफट। ये पहला वाला कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो अब देखिए जल और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक। पहला माध्यम वायु। अब जल का अपवर्तनांक 4/3 और यहाँ 3/2। तो ये आ गया 4/3 गुणे 2/3, तो आएगा 8/9 आ गया। दूसरा वाला चलिए लगाते हैं। अब दूसरा क्या है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये बनेगा कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। चलिए, तो ये कांच का अपवर्तनांक कितना? 3/2 और फिर 4/3। तो ये मिल गया 3/2 और गुणे में ये 3 ऊपर हो जाएगा और ये 4 नीचे, तो आएगा 9/8। समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए, अगला लगाइए। ये कह रहे हैं पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 और 1.50 है। यदि किरण कांच से पानी में गुजर रही है तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? कांच से पानी में। लो भैया, कांच से पानी में जा रही है। ये लीजिए, ये आई कांच से पानी में। अब कांच सघन है, पानी विरल है। तो भाई सघन से विरल में जा रही तो क्या होगा? ये ऐसे सीधे तो निकलेगी नहीं, ये दूर हट जाएगी, है ना? ये दूर हट जाएगी इस प्रकार से। ठीक, चलिए ये बात है। अब कह रहे हैं पानी और कांच का अपवर्तनांक। देखिए ध्यान से, पानी का अपवर्तनांक यानी जल का अपवर्तनांक दिया गया है 1.35। अब पानी का अपवर्तनांक, पहला माध्यम चाहे तो वायु में लिख दीजिए, और दूसरा क्या है? कांच का अपवर्तनांक यानी NG। पहला माध्यम वायु मान लीजिए 1.50, ये हो गया। अब निकालना क्या है? किरण कांच से पानी में गुजर रही है तो अपवर्तनांक,
कांच से पानी में जा रही है, तो कांच से पानी में जा रही, तो अपवर्तनांक कहाँ हो रहा है? पानी में हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो अपवर्तनांक किसका निकालना है? पानी का। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। बहुत सही, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो ये क्या आएगा भाई? जिसका अपवर्तनांक लिखना है उसको तो ऊपर लिखना पड़ेगा, जल का अपवर्तनांक और बटे में कांच का अपवर्तनांक। अब फटाफट रख दीजिए, 1.35 और ये 1.50। तो भैया 2 अंक पर है, 100 से कर दो गुणा, ये 100 से कर देंगे गुणा, तो ये आएगा 135 और 150। ठीक है, तो 5 से काटा जाए इसको, काटिए फिर। तो 5 से काटेंगे तो ये मिलेगा 5 दूनी 10, 5 सते 35 और ये 5 तियाँ 15, 0। फिर जो है 3 से काटें, 3 से, हाँ 3 9 27 और ये 3 दहा में 30, तो ये आ गया 9/10। अब 9/10 मतलब 0.9, ठीक है, 0.9। ये आ गया क्या? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, ये कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ही क्यों निकाला गया? क्योंकि प्रकाश की किरण कांच से पानी में आ रही है, तो अपवर्तनांक किसका होगा? पानी का होगा, दूसरे वाले माध्यम का होगा। चलिए अगला सवाल, हवा और पानी में प्रकाश की चाल क्रमशः ये दिया गया है, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना। ध्यान से देखिए, ये क्या दिया है? हवा और पानी में चाल, हवा मतलब वायु में चाल, VA ये दिया गया है, वही होगा 3 × 10⁸ इतना होता ही है ना। अच्छा, फिर पानी में प्रकाश की चाल VW, पानी में प्रकाश की चाल हो जाएगी, यहाँ भाई गलती दशमलव छूट गया, यहाँ रहेगा 2.25 × 10⁸। ये प्रश्न भैया ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वायु में चाल इतनी, जल में चाल इतनी है, तो निकालना है हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये निकालना है। नोट ना करिए, खुद से लगाइएगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या बनेगा? ANW। अब बात चाल की हो रही है ना, तो कौन सी चाल ऊपर लिखोगे? वायु वाली चाल, पहले वाले माध्यम वाली चाल ऊपर लिखोगे, VA/VW। क्लियर? और VA का मान कितना है? 3 × 10⁸, 2.25 × 10⁸। अब ये 10⁸ ये कट जाएगा, अब यहाँ मिलेगा 3/2.25। तो भैया कर दीजिए 100 से गुणा, है ना, तो ये आएगा 300/225। अब इसको जो है काटेंगे, 5 से काट दिया जाए, 5 × 36 ये आया 60 और ये 5 से काटिए, 5 × 4 20, 5 × 5 25 और फिर जो है इसको काट दीजिए 15 से ना, 15 × 4 60 और 15 × 3 45, तो ये आ गया 4/3। समझ में आया? जाएगा 4/3। ये क्या है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। नीचे दिए गए आंकड़े से, ये फिगर दिख रहा है, आंकड़े से माध्यम B के अपवर्तनांक माध्यम A के सापेक्ष क्या होगा? आगे करें, कौन सा माध्यम सघन है और क्यों? ठीक है, दिया गया है ये माप 60 अंश, ये तो हम लोग जानते हैं ना, sin 60 होगा, ये माप sin 60। चलिए समझते हैं। देखिए क्या, इस आंकड़े के सहायता से हमको क्या निकालना? माध्यम B के अपवर्तनांक माध्यम A के सापेक्ष। ध्यान दीजिए, किसका अपवर्तनांक निकालना है? माध्यम B का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? माध्यम A के सापेक्ष। क्या ज्ञात करना, ये समझ में आया? माध्यम B के अपवर्तनांक माध्यम A के सापेक्ष, यानी A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक निकालना है। अच्छा, अपवर्तनांक निकालने के लिए भैया हमको क्या चाहिए? या तो आपतन कोण अपवर्तन कोण पता चल जाए, या फिर चाल या फिर तरंगदैर्घ्य पता चल जाए। देखिए हमने देखा एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये निकालने के लिए क्या चाहिए? दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक पता हो जाए तब निकाल सकते हैं, या फिर दोनों माध्यमों में चाल पता हो जाए तब निकाल सकते हैं। तीसरी बात,
दोनों माध्यमों की तरंग दैर्ध्य पता हो जाए तब निकाल सकते हैं। एक चीज हमने बताया था जो यहाँ नहीं लिखे हैं, क्या? साइन आई बटे साइन आर, या तो ये। तो चार चीजें हैं भाई ना, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए चार चीजें चाहिए। क्या क्या? अपवर्तनांक दोनों माध्यम का, या फिर दोनों माध्यमों की चाल, या फिर दोनों की तरंग दैर्ध्य, या फिर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान। ये चार चीजें पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सी चीज दिया गया है। आपतन कोण अपवर्तन कोण निकाल सकते हैं यहाँ से, चलिए निकाल के देखते हैं। ये देखिए, ये माध्यम ऊपर जो है वो माध्यम ए है, ऊपर वाला माध्यम ए है, और नीचे वाला जो माध्यम है वो बी है। और ये इसमें प्रकाश की किरण इस प्रकार से ये आ रही है, ठीक है, और ये नीचे फिर इधर से होके जा रही है। और ये कोण जो बना हुआ है यहाँ पे, ये 45, और ये कोण बना हुआ है 30 अंश, ये रहा 45। तो भैया ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। अभिलंब मतलब कितने अंश का कोण? 30 45। अभिलंब का मतलब कितने अंश का? 90। बहुत बढ़िया। अभिलंब का मतलब 90 अंश। तो ये पूरा कोण बनेगा कितना? 90 अंश। ये पूरा कोण बनेगा कितना? 90 अंश। ये वाला 90, ये 90, ठीक है। चलिए, तो ये सभी 90 अंश के हैं। अब ये देखिए, ध्यान से समझिएगा। गरिमा बताओ, सो रहे हो क्या? ये पूरा कोण कितना है? 90 है। इधर वाला बचा कितना? 45। ध्यान से, सब नहीं बोलेंगे। ये 45 है, तो ये वाला कितना होगा? 45 होगा। चलिए, तो आपतन कोण यहाँ पे हम निकालेंगे इस प्रकार से। कैसे? आपतन कोण लिख दें क्या? आपतन कोण लिख दें। इसका आपतन कोण जो है आई होता है, और ये बनेगा कितना? 90 माइनस 45। भैया पूरा 90 है ना, उसमें से 45 निकाल दो, ये आ गया आई का मान 45 अंश। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब इसके बाद निकालते हैं अपवर्तन कोण। आपतन कोण तो हो गया, अपवर्तन कोण निकालिए। अपवर्तन कोण मतलब आर। देखिए ध्यान से बताओ, या अंशिका बोलो, ये पूरा टोटल कितना है? 90, और ये वाला 30। तो ये बचा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 यानी 60। आर का मान कितना आएगा? 60। अब देखिए, आपतन कोण अपवर्तन कोण मिल गया। अब निकाल लो जो निकालना है। तो पहले ए माध्यम के सापेक्ष बी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है ना। यहीं लिख दे रहे हैं हम, रहने लिख दे रहे हैं। ये माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। अब देखिए ध्यान से, साइन आई का मान कितना? 45, और साइन आर का मान 60। चलिए सॉल्व करिए। साइन 45 का 1/2 और साइन 60 का मान में 2/3। ठीक है, ये जो दिया रहता है ना इस प्रकार से, देखिए इसमें पहले से दिया है ना, जिनको याद नहीं है यहाँ से लिख सकते हैं। और सभी सवालों में ज़रूरी नहीं कि ये दिया रहे, ठीक है, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, और साइन 45 का मान 1/2, और साइन 60 का मान 3/2। तो ये 3 वैल्यू आपको याद रखनी है ना, इन तीनों से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 और ये पलट के गुणा हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, तो आएगा 2/6। ठीक है, बस इतना आंसर आप लिखेंगे। समझ में आया? चलिए अगला सवाल लगाइए फिर। ये देखिए कह रहे हैं दिए गए आंकड़े की मदद से तरल के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तरल मतलब समझ रहे हैं, देखिए ऊपर एयर है, ऊपर क्या है? एयर है, वायु है। ये प्रकाश की किरण यूं आ रही है, ठीक है, और यूं जा रही है। और ध्यान से, यदि फिगर आपने समझ लिया ना तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे भैया। ये रहा 135 अंश है और इधर 120 अंश है, ये पूरा ठीक। और ऊपर एयर लिखा गया है और ये लिक्विड है, लिक्विड, ठीक है।
अब पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिए, इस आंकड़े की मदद से तरल का अपवर्तनांक यानी लिक्विड का अपवर्तनांक निकालना है, इस द्रव का अपवर्तनांक निकालना है। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ध्यान से देखिए, वायु के सापेक्ष इस लिक्विड, यल लिख दें, वायु के सापेक्ष इस जल का अपवर्तनांक। अब तो यहाँ पे इसी फिगर की सहायता से निकालना है। तो भाई साइन आई और साइन आर की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? साइन आई और साइन आर की ज़रूरत है। तो भैया यहाँ पे जहाँ से मुड़ रही है किरण, यहाँ पे हमको अभिलंब खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा? अभिलंब खींचना पड़ेगा। लो, खींच दिया अभिलंब। अब हमको चाहिए आपतन कोण। ध्यान से देखिएगा, आपतन कोण यहाँ पे है कहाँ? ये रहा पूरा आपतन कोण, ये है आपतन कोण, देख रहे हैं? अच्छा, ये पूरा टोटल कितना कह रहे हैं? 135। ध्यान से देखिए, इसको बड़ा कर दें क्या? देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कह रहे हैं 135, यहाँ से यहाँ तक कितना? 135। जिसमें से, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना होगा बताइए? 90। बहुत बढ़िया, इतना हो गया 90 है। और टोटल कितना है? 135। टोटल 135 है, इतना बन गया 90। तो ये बचा हुआ कितना होगा? 90 में कितना और मिला दें, टोटल कितना हो जाए? 135। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये आई का मान यहाँ से लिखें हम, ये बनेगा आई और इधर ये वाला बनेगा आर। ठीक है, तो आई का मान निकालते हैं। आई बराबर कितना आएगा? ऐसे करेंगे पूरा, थोड़ा सा लिख करके। टोटल 135 है, टोटल 135 है, उसमें से 90 निकाल लेना है। 90 क्यों निकाल दोगे? इतना यही निकाल देना, तभी ना ये बचेगा। तो ये 45 अंश आई हो गया। और आर का मान यहाँ से निकालिए। टोटल कह रहे हैं 120, 120 टोटल है और उसमें से ये बन गया 90। तो भैया 90 इसमें से निकाल दो, कितना बचेगा? 30 अंश। ये आर का मान 30। अब तो भाई निकाल लोगे जो निकालना है। क्या निकालना है? हाँ, चलिए, ये निकालना है ए एन एल। तो यहाँ से बनेगा साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, ये हो गया साइन आई बटे साइन आर। अच्छा, एक चीज़ और लड़कियों, हमेशा जो है ना, जब एग्ज़ाम में लगाना तो बराबर के नीचे बराबर लिखते जाना क्रम से। ठीक है, हाँ। तो साइन आई का मान कितना बनेगा? ये 45 और आर का मान 30। ये रख लो भाई। अब ये आएगा हमारा, ये आएगा ए एन एल बराबर साइन 45 का मान 1/2 और फिर साइन 30 का मान 1/2। ये सॉल्व कर लीजिए भैया। तो 1/2 लिख दीजिए, कड़ी में 2 आएगा। बहुत सही, ये मिल गया। अब 2 से गुणा करिए, 2/2 परिमेयीकरण कर लो, है ना? तो आएगा 2 बटे 2 गुणा 2 कितना आएगा? 2। समझ रहे हो ना? अच्छा बता दो, महविश नाम है ना तुम्हारा, बताइए ये कितना होगा? वाह भाई, बहुत सही। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? बस ये हो गया आंसर। ये क्या आया? इस तरल का अपवर्तनांक आ गया। ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला लगाइए। ये अंतिम सवाल, आंकड़े में दिए गए डेटा की मदद से ANW और WNG मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ठीक है, ये लीजिए। ये कह रहे हैं पहला माध्यम जो है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिए पहले। पहला माध्यम ये है क्या? पहला माध्यम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 माध्यम है। अब माध्यम देखिए, पहला वाला माध्यम कह रहे हैं एयर, दूसरा लिक्विड, तीसरा ग्लास, चौथा एयर है। ऊपर नीचे ये एयर है और ये बीच में दूसरा वाला माध्यम क्या है? लिक्विड। तीसरा माध्यम ग्लास है। तो चलिए देखते हैं,
यहाँ हमको निकालना है ANW, ठीक है। वायु में आपतन कोण बनेगा I और जल में अपवर्तन कोण R बनेगा। तो वायु और जल कहाँ है? अच्छा, जल मतलब वही लिक्विड जल वाला। तो यहाँ पे हमको खींचना पड़ेगा अभिलंब। क्या खींचेंगे? अभिलंब। ध्यान से देखिए, ये अभिलंब। तो ये वाला, ये प्रकाश की किरण देखिए ऐसे आ रही है, ठीक। फिर यहाँ से इस प्रकार आई और फिर ये गई, यहाँ से ये गई, और ये कोण जो है ये 30 अंश है। ध्यान से देखिए, ये 30 अंश है और टोटल बनेगा 90। तो ये आपतन कोण कितना बन जाएगा? बहुत सही। तो I का मान लिख दें। इसके लिए ANW के लिए I का मान बनेगा 90 - 30 60, 90 - 30 यानी 60, और R का मान यहाँ से टोटल 90, तो इधर 45। तो ये वाला 90 - 45 यानी 45। कोई डाउट भाई किसी को? समझ में आया ना? चलिए, तो ये I और R मिल गया। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये आएगा sin I/sin R। अब रख दीजिए। देखिए भैया, आप लोग बराबर के नीचे बराबर लगाइएगा, ठीक है। हम इधर लगा दे रहे हैं, हटा दें। चलिए ऐसे ही लगाते हैं, गलत लिखना अच्छी बात नहीं है। साइन I का मान कितना बना है? 60, और R का मान 45। अब लगा दो भाई। 60 का मान कर्डिम 3/2 और साइन 45 का मान 1/2। तो ये बनेगा कर्डिम 3/2 और ये कर्डिम 2 ऊपर आएगा और एक नीचे, तो ये आ गया कर्डिम 6/2। ये हो गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। फिर निकालेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। फिर से वही साइन I/sin R, ठीक है। तो जल देख रहे हैं, ये लिक्विड, ये वाटर है आपका, ये वाटर समझिए। जल के सापेक्ष कांच, ये वाला है ग्लास, ठीक है। तो यहाँ जल में जो कोण बनेगा आपतन कोण, वो I बन जाएगा। ध्यान से देखिए, जल से कांच में आ रही है किरण। कहाँ से आ रही है? जल से कांच में आ रही है। तो जल में जो कोण बनेगा I और जो कांच में कोण बनेगा वो R। सही है। चलिए, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये वाला कोण, इसके लिए I बराबर यहाँ 90 - 45 लिख दें। 90 - 45 और I का मान आ गया 45, और R का मान फिर कहाँ निकालेंगे? यहाँ से। ये टोटल है 90 और 90 में से कितना घटाना है? 60। ये वाला 60 है, ठीक है। ये है 60 अंश और ये है 45, ये 60, ये 30। तो ये मिल जाएगा R का मान 30 अंश। 90 में से 60 घटाइए, 30 आएगा। अब I और R मिल गया, रख दो यहीं पे। साइन I का मान 45 और साइन 30 का मान, मतलब साइन 30, R का मान 30, और 45 हो गया 1/2, ये रहा 1/2। अब तो सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना आया, ठीक है। कर्डिम 2, बहुत बढ़िया। तो सॉल्व कर लीजिए। वैसे देखिए, अपवर्तनांक से रिलेटेड जितने प्रकार के न्यूमेरिकल हो सकते थे, सभी प्रकार के न्यूमेरिकल को हमने यहाँ पे आपको बताया है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? लेंस के द्वारा, लेंस क्या है और इस लेंस के प्रकार, फिर इसके बाद लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रत्येक स्थितियों में प्रतिबिंब लेंस के द्वारा कैसे बनता है, ये देखेंगे, और फार्मूला, ठीक है। और उस फार्मूले के बाद इसी प्रकार से जितने प्रकार के न्यूमेरिकल लेंस से रिलेटेड हो सकते थे, उन न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद अगला वीडियो जो होगा वो होगा क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इस पर आधारित जितने प्रकार के न्यूमेरिकल होते हैं वो। तो बस ये 3 वीडियो में ये आपका पूरा अपवर्तन से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।